भारत के लोकतंत्र में एक काला दिन आता है जिस दिन भारत के नागरिकों के जितने भी अधिकार थे, मौलिक अधिकार थे, तमाम तरह के अधिकारों का हनन हो जाता है, बंदिशें लग जाती है और भारत पर आपातकाल थोप दिया जाता है। और वह भी केवल एक व्यक्ति की रजामंदी कही जाती थी, क्योंकि इंदिरा गांधी ने अपने कैबिनेट के फैसले को लिखित रूप में लिए बिना ही राष्ट्रपति को अनुशंसा जारी कर दी थी कि राष्ट्रपति को केंद्रीय आपातकाल लगाने की सलाह दी जा रही है और वे इसे अवश्य लगाएं। मामला क्या होता, आधी रात को ही राष्ट्रपति घोषणा कर देते हैं कि आपातकाल देश में लगाया जाता है। कारण क्या दिया जाता है कि आंतरिक अशांति से देश को खतरा है, जबकि उस समय किसी तरह की अशांति नहीं थी। कारण एक ही था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला दिया था और फैसला में यह बोल दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कि इंदिरा गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है और साथ ही साथ 6 साल के लिए उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जाती है। अब इंदिरा गांधी के पास ही 2 ही ऑप्शन थे, या तो राजनीति से 6 साल के लिए दूर हो जाओ या देश में राष्ट्रपति शासन या इमरजेंसी की घोषणा कर दो। इमरजेंसी के नेता कौन थे? तो संजय गांधी। होता क्या इस दौरान, तो लगभग 60 लाख लोगों की नसबंदी कर दी जाती है। वह भी नसबंदी स्वेच्छा से नहीं कि जिनके बच्चे पैदा ही नहीं हो सके, छोटे छोटे बच्चों तक के, नवयुवकों तक की नसबंदी कर दी जाती है जिनके शादी भी नहीं हुए थे और उन्हें जिंदगी भर बच्चे नहीं हो पाए। बसों को सीधे सीधे सड़कों पर रोक लिया जाता था और नसबंदी कर दी जाती थी। खबरें बाहर तक न फैले, इसीलिए आपातकाल जैसे लगा। जितने भी प्रेस थे, न्यूज चैनल्स थे, न्यूज रिपोर्टिंग करने वाली एजेंसीज थी, सारे के दफ्तरों के बिजली काट दिए जाते हैं ताकि वे अखबार न छाप पाए और खबर बाहर तक न जाए। आपातकाल लगते ही जयप्रकाश नारायण जैसे नेता, लालकृष्ण आडवाणी जैसे नेता, राम मनोहर लोहिया जैसे नेताओं को गिरफ्तार करवा लेती है कांग्रेस। इसी दौरान कई छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियों का जन्म भी होता है। लेकिन आखिर इंदिरा गांधी क्या अपने केवल फायदे के लिए इस तरह के आपातकाल की घोषणा कर देती है, जिसका अभी ओम बिरला ने भी संसद का जब स्पीकर का चुनाव हो गया उसके बाद उन्होंने घोषणा कराई और मौन भी रखा था। 26 तारीख को, 26 जून को ही लगा था इमरजेंसी, 26 जून 1975 को। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जैसे ही फैसला आता है, इंदिरा गांधी की सरकार खतरे में आ जाती है। उसके बाद इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट की ओर भी रुख करती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि प्रधानमंत्री पद पर तो इंदिरा गांधी बनी रहेंगी, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में कोई भी बड़ा फैसला इंदिरा गांधी नहीं लेंगी। और ये जैसे ही बात सुनाई देती है इंदिरा गांधी को, इंदिरा गांधी बोलती हैं कि वो रबर का स्टैंप कैसे रह सकती हैं। अब बात था सीधे इमरजेंसी लगा दी गई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता ना आता ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन केवल इसी कारण से इंदिरा गांधी ने सीधे सीधे अपनी सरकार को बचाने के लिए इमरजेंसी की घोषणा करा दी। अगले दिन जो कैबिनेट में मंत्री कुछ आए वो तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे, अन्यथा उनका अस्तित्व खतरे में हो जाता। इस कारण उन्होंने हामी भी भर दी और यह इमरजेंसी लगभग 2 वर्षों तक चली। कई क्षेत्रीय पार्टियां यूनाइट हुई। आज जो राजद जैसी पार्टी, जदयू जैसी पार्टियां जो कांग्रेस के खेमे में थी, ये सब वही की वही पार्टी है जिन्होंने कांग्रेस का विरोध करके राज्यों में अपने अपने अस्तित्व बनाते हैं। और इंदिरा गांधी जो राजनारायण थे, रायबरेली में जो चुनाव हुआ था राजनारायण और इंदिरा गांधी के बीच में, राजनारायण चुनाव जीतने वाले थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने वहां पर सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग किया था, सरकारी कर्मचारियों का एजेंट के रूप में इस्तेमाल की थी। और ये भी कहा जाता था कि एक जीप कांड हुआ था उस समय, जिसमें सरकारी पैसे से जीप की खरीद की गई थी, जिसका प्रचार में उपयोग किया था सरकारी गाड़ियों का, सरकारी सामानों का। और एक तरह से चुनाव का बहुत बड़ी आचार संहिता का उल्लंघन था। पैसों की बंदरबाट हुई थी, बड़ी संख्या में पैसे बांटे गए थे और तमाम तरह की डराने धमकाने की बात हुई थी, जो राजनारायण प्रूफ कराने में ये सफल रहे कोर्ट में। और कोर्ट ने इसी आधार पर इंदिरा गांधी की जो सदस्यता थी उसे खत्म कर दी थी और रोक लगा दी थी 6 वर्षों तक चुनाव लड़ने पे। मामला अब यहाँ तक पहुंचता है, इमरजेंसी के दौर जब खत्म होते हैं 2 वर्षों का, फिर चुनाव होता है 1977 में। और क्या था, सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जाती है। लगभग 140-45 सीटों पे आके सिमट जाती है कांग्रेस, जो 2/3 बहुमत से जीता करती थी। और इसी का खामियाजा होता है, कई क्षेत्रीय दल आते हैं, विपक्षी पार्टियों को मौका मिल जाता है जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाने की। मोरारजी देसाई को भी गिरफ्तार किया गया था। जो मोरारजी देसाई पहले कांग्रेस के हुआ करते थे, अब कांग्रेस के विरोध में ही खड़ा होते हैं और प्रधानमंत्री भी बन जाते हैं। उसी तरह जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को गिरधर गोमांग ने, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने
गिरा दिया था केवल एक वोट से, और वो भी एक गलत तरीके से, आप कह सकते हैं नैतिक रूप से यह सही नहीं था उस तरीके से, लेकिन बाद में वही गिरधर गोमांग फिर से भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं। तो राजनीति में ये सब उलटफेर का खेल चलते रहता है। लेकिन भारत ने इमरजेंसी और आपातकाल के जो दौर देखे वह भारतीय संविधान के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए काला अध्याय था, जहां पे बिना किसी मजबूत कारण के आप पूरे देश में आपातकाल लगाते हैं। इसके लिए जब मोरारजी देसाई की सरकार बनती है तो उन्होंने एक जांच आयोग भी बैठाया, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जेसी शाह के नेतृत्व में इसकी जांच कराई जाती है। जेसी शाह ने रिपोर्ट दी है कि लगभग 1 लाख लोगों को असंवैधानिक तरीके से पकड़कर गिरफ्तार करके सीधे जेल में ठूस दिए गए। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जो नसबंदी 60 लाख लोगों की हुई थी उसमें से 2000 लोगों की तो मौत भी हो गई, क्योंकि नसबंदी जबरदस्ती करने के बाद डॉक्टर्स तो उन्हें देखते नहीं थे, वो दवा के बिना या अच्छे इलाज के बिना तड़प तड़प कर मर जाते थे। लाठियां कितनों को लगी ये तो बात ही छोड़ दी जाए, क्योंकि जब बड़ी घटनाएं इतनी बड़ी संख्या में है तो छोटी घटनाओं का जिक्र ही क्या। और यह भी उस समय जब न लोगों के पास मोबाइल थे, न फोन थे, न कि फोटोग्राफी बची होती या कोई भी चीज बचा होता। प्रेस जैसी चीजें भी सरकार के नियंत्रण में थी, वो कुछ छाप नहीं सकते। आज के समय में भी इतनी बंधनें हैं, तो खैर उस जमाने में क्या रहा होगा ये तो किसी के लिए भी कहना इतना ही मुश्किल है जितना आसमान में कितने तारे हैं इस सवाल का जवाब देना। इसके अलावा आज भी उस चीज पे जब राजनीति होती है आपातकाल पे, जो लोग इसके भोगी हैं उनके चेहरे पे 12 बज जाते हैं इसका जवाब देने में कि आखिर ये घटना कैसे कैसे घटी थी। बात यहीं पे रुक जाती तो काम चल जाता है, लेकिन आज भी कई पार्टियों के द्वारा इस चीज पे राजनीति की जाती है कि अघोषित आपातकाल, लेकिन उन सबसे ऊपर अगर आपातकाल था। और यह क्यों लगाया गया था, तो बस केवल एक ही कारण था कि इंदिरा गांधी की सदस्यता रद्द हो गई थी। राजनारायण एक मजबूत उम्मीदवार थे रायबरेली में, जहां से अभी राहुल गांधी जीते, और यहीं पे घटना होती हुई चुनाव जीत जाती हैं, लेकिन असंवैधानिक तरीके से संविधान को दरकिनार करते हुए चुनाव लड़ती हैं। फैसला क्या आता है, कोर्ट रद्द कर देते हैं सदस्यता, सुप्रीम कोर्ट जाती है, सुप्रीम कोर्ट भी उन पे रोक लगाती है कि आप प्रधानमंत्री के रूप में बड़ा फैसला नहीं ले सकते, लेकिन पद पे बने रहे। यह बात भला इंदिरा गांधी को कैसे पचती, और उन्होंने सीधे आपातकाल की घोषणा कर दी। उस समय कहा जाता है कि इंदिरा गांधी तो कम काम करती थी, संजय गांधी का ज्यादा बोलबाला था, और आपातकाल का जो सिद्धांत है या थ्योरी संजय गांधी के दिमाग की उपज थी। और ये जो नसबंदी की जो ये है, उस समय एक मुहावरा चला करती थी, नसबंदी के 3 दलाल संजय, इंदिरा, बंसीलाल। तो ये इस तरह के जो नारे चलते थे, ये इस तरह के जो आंकड़े हैं, वो अपने आप में भयावह है। कभी संयोग न करे, ईश्वर न करे कि भारत को फिर से उस तरह के हालात देखने को मिले, क्योंकि इससे पहले भी राष्ट्रीय आपातकाल लगे थे बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के समय या भारत चीन युद्ध के समय, लेकिन वो राष्ट्रीय मुद्दे पर थे और उसका आम जनता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आम जनता की नसबंदी नहीं कर दी गई पकड़ के, प्रेस की लाइट नहीं काटी गई। हाँ, सूचनाओं का स्थानांतरण इधर से उधर भले ही कुछ मामलों में रोक दिया जाता रहा हो, लेकिन इस पे जनता का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन 1975 में जो इमरजेंसी लगी वह तो एक लोकतंत्र के लिए काला अध्याय था ही था, भारत के लिए भी एक काला पन्ना था। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।